शांत हो जाओ बच्चे, बात नहीं। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में हमने शायद 2 सवाल कराया था ना। ये सवाल हो गया था और ये भी सवाल हमने करा दिया था। वेन डायग्राम से भी करा दिया था और वैसे भी कंसेप्चुअली करा दिया था। और हमने आपसे बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बोथ वाला। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ये पास फेल वाला ही है, लेकिन ये कितने विषय वाला है, 3 विषय, 3 सब्जेक्ट्स वाले पास फेल के सवाल है। देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ा बच्चे कम है, तो हम आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलेंगे, मतलब अगले पेज पे करेंगे। यहाँ तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आओ अगला, ये देखो कह रहा है एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, 50% विद्यार्थी किस में फेल हो गए बच्चे, मैथ्स में, और 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल, 55% इंग्लिश में फेल, 40% हिंदी में फेल, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल। यदि 15% विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल, 15% विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में फेल, अंग्रेजी और मैथ्स में फेल, अंग्रेजी और मैथ्स में फेल, ठीक है ना। और 20% अंग्रेजी और हिंदी में फेल, 20% किसमें, इंग्लिश और हिंदी में फेल। 25% विद्यार्थी हिंदी और गणित में फेल, 25% विद्यार्थी हिंदी और मैथ्स में फेल, और 10% विद्यार्थी तीनों विषय में फेल। तो बताना है कुल कितने पास, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश में फेल, तो बताना है कुल कितने होंगे पास। ये तो बच्चे हमने डेटा लिखा है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा थोड़ी है, ये तो हमने डेटा लिखा है, इतना बड़ा डेटा दिया हुआ है। अब समझते हैं। देखो पास फेल वाले में सबसे अहम सवाल यही होता है 3 सब्जेक्ट्स वाला। तो अगर आपसे बहुत बढ़िया पूछने का प्रयास करेगा बच्चे, तो ये तुमसे 3 विषय वाला देने की कोशिश करेगा वो। अब 3 विषय वाला जितना भी सवाल होता है ना, उसको हम लोग करते हैं किससे पता है, वेन डायग्राम से। चलो अब मान लो ये मैथ्स है, और ये मान लो इंग्लिश है, और ये मान लो हिंदी है, ठीक है ना। मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जो तीनों विषय में। तो तीनों विषय में कितने, तीनों विषय में 10, तीनों विषय में 10% मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी,
तीनों विषय में फेल हैं, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, तीनों विषय में फेल 10% हैं। ठीक है ना? तो तीनों विषय कहाँ हैं? तीनों विषय वाला ये पोर्शन है, ये और ये वाला, ये है कुल कितने परसेंट? 10। अब कह रहा है कि 25% हिंदी और मैथ्स, हिंदी और मैथ्स ये है 25%। तो ये आपका मैथ्स और ये हिंदी, तो हिंदी मैथ्स यही है 25। तो अगर ये 10 है तो ये 15। 20% इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी 20%। तो अगर ये 10 है तो ये 10%। मैथ्स, इंग्लिश मैथ्स 15%, इंग्लिश मैथ्स 15%। तो ये कितना है? 5। और 40% हिंदी, 40% हिंदी। तो 10, 10, 20, 30, 35 और 5 55% इंग्लिश, 55% इंग्लिश। तो ये 25 है, तो ये 30 होगा। 50% मैथ्स, तो 15, 5, 20, 30 और ये 20, सब आराम से भर गया। और ये सारे के सारे कौन है? फेल। ये सारे के सारे फेल वाले लोग हैं। तो कुल कितने फेल हो गए? तो 15, 5, 20, 20, 40, 10, 50, 30, 80, 90 और 5, कुल विद्यार्थी होते हैं 100%। 95 फेल। तो और हमसे पूछा केवल पास का ही है, कुल कितने पास हुए? तो आंसर तो आपका आ गया कि कुल पास कितने हुए? 5। लेकिन ये वेन डायग्राम का जो सवाल है ना, ये बहुत पावरफुल है और इसमें एक सवाल नहीं 10 सवाल बन सकते हैं। तो हम 10 सवाल की बात करेंगे। ये तो आपके सामने एक सवाल है, एक नहीं 2 बोल सकते हैं, क्योंकि कितने फेल हुए भी पूछ सकता है 95, और कितने कुल पास हुए 5, मिला के 100% लोग हो गए। अब हमसे वो सवाल पूछ सकता है, बताओ सिर्फ मैथ्स में कितने फेल हुए? सिर्फ मैथ्स में फेल, तो ये 20 है। और ये सिर्फ मैथ्स में नहीं है, और विषय में भी फेल है। सिर्फ मैथ्स में फेल अगर बात करेगा तो 20%, सिर्फ हिंदी में फेल 5%, सिर्फ इंग्लिश में फेल 30%। ये सिर्फ मैथ्स में फेल, सिर्फ इंग्लिश में फेल, सिर्फ हिंदी में फेल, या ऐसे बोले कि सिर्फ एक विषय में फेल। कुल कितने विद्यार्थी हैं सिर्फ एक विषय में? तो 30, 20, 50, 5, 55। अगला, मैथ्स और इंग्लिश में फेल, मैथ्स और इंग्लिश में फेल, मैथ्स और इंग्लिश दोनों विषय में फेल, सिर्फ 5% लोग हैं। इंग्लिश और हिंदी में फेल, तो इंग्लिश हिंदी में फेल 10%। और हिंदी और मैथ्स में फेल, तो हिंदी और मैथ्स में कितने हैं? 15%। मतलब ये सिर्फ हिंदी और मैथ्स में फेल लोग हैं। और अगर मैं कहूं कि सिर्फ 2 विषय में फेल, कुल विद्यार्थी कितने हैं? सिर्फ 2 विषय में फेल, तो 15, 5, 20 और 10, 30%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है ना? कितने सवाल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। हमने बोला ना कुल 10 क्वेरीज, मतलब ये एक ही सवाल 10 बार 10 प्रकार से 10 कंडीशंस पूछ सकता है आपसे। क्या भैया? केवल एक विषय में पास, तो केवल एक विषय में फेल ये है, केवल एक विषय में फेल है। तो केवल एक विषय में अगर फेल हैं और केवल एक विषय में पास निकालना, या तो अपोजिट करो, या तो जो भरे हो ना उसमें फेल उसको पास भरो। और पास भरोगे तो क्या आएगा? इसका जस्ट उल्टा ही तो आएगा, जस्ट इसका अपोजिट तो आएगा। तो सिर्फ एक विषय में अगर पास पूछ लिया, जस्ट रिवर्स। अगर 55 फेल हुए तो 45 पास हुए। या तो यहां कर लो, या इस सारे को जो सवाल पूछेगा उसके अनुसार भरेंगे।
अगर पास भी भरेंगे तो ये सब चीजें रिवर्स होने लगेंगी, उल्टा चलने लगेगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो ध्यान रखो कि प्रश्न पूछने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमें पूछा क्या है, हमें उसे फिल क्या करना है, उस अनुसार चलेंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर पास पूछता तो हम पास के हिसाब से चलते, फेल पूछा हम फेल के हिसाब से चलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर फेल भी आपने भर दिया, पास निकाल लिया, तो उससे उल्टा भी चल सकते, जस्ट रिवर्स आंसर देने लगेगा। हमने कहा अगर 100 में, अच्छा बताओ, कुल 95% क्या हुए थे? फेल। तो कुल पास भी तो क्या हुए? उल्टा ही तो हुआ, 5%, रिवर्स फॉर्म, ठीक है ना। तो ये तो कितने सवाल बन सकते हैं? 10। ध्यान रखना कभी कभी, अच्छा एक ही सवाल में हमने 10 बता दिया, ये 10 तरीके से पूछ सकता है आपसे। हो सकता हो कभी कभी आपके पेपर में सवाल आए और बोले सिर्फ मैथ्स में फेल बताओ, या बोले सिर्फ एक विषय में कुल फेल बताओ, या बोले कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में फेल छात्र क्या थे, या सिर्फ 2 विषय में फेल कुल छात्र क्या थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस फेल भी पूछेगा या उसका पास भी पूछेगा। फिर वही बात, मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में अगर आपसे पास फेल पूछता, सिर्फ मैथ्स में फेल, अरे यार ये फेल भरा हुआ है। अगर सिर्फ मैथ्स में फेल पूछता तो 20, इसका मतलब 80% विद्यार्थी क्या हैं? पास है। ये तो अंडरस्टूड है ना कि बाकी क्या है, फिर फेल नहीं है वो, फिर बाकी के जो 80% मैथ्स के हैं वो क्या है? पास है। अच्छा वही बोल रहे हैं, हाँ नहीं नहीं आप वो नहीं बोल रहे थे, मैं इसको बोल रहा था, आप बार बार पास बोल रहे थे, तो हमको लगा कि इस फेल वाले को आप पास समझ रहे हैं, ये फेल है, इसका रिवर्स 80% पास है। नहीं तो आप गलत, इसका मतलब आप परसेंटेज खत्म हो गया, परसेंटेज समझ ही नहीं पाए अभी तक। परसेंटेज वैल्यू सुनना, 1000 की वैल्यू है, और 1000 की वैल्यू अगर यहां पे हम कर दिए फॉर एग्जांपल 500, तो कितना परसेंट? 500 बढ़ा तो कितना परसेंट बढ़ा? ये 50% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लेकिन अगर मैं यहीं 3 लिख दूं और यहीं पे 6 लिख दूं, तो ये वैल्यू कितना बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? ये 200% दिखाई दे रहा है, बट इससे तो छोटी वैल्यू है ये 3 रुपया है, ये 6 रुपया है, ये 500 है, और ये कितना है? ये आपका 500, ये 1000 है, ये 500 है, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है? 50%, 500 बढ़ा है, लेकिन ये 3 से 6 है, ये 200% हो गया, मतलब 100% इंक्रीज कर गया। तो परसेंट वैल्यू को देख करके आप सही गलत का फैसला नहीं लगा सकते, क्योंकि दिस इज नॉट रियल वैल्यू, दिस इज द फ्रैक्शनल वैल्यू, रेशियो वैल्यू का पार्ट है वो। तो उसको देख करके ये मत समझो कि यहाँ अकेले किए तो 80 और यहाँ करे 55, तो ज्यादा हो जा रहा है, ये गलत दिमाग लगा रहे हो, समझ रहे हो भैया? ऐसे मत सोचो। जो भी ये रिसीव कर रहा है इसका वॉल्यूम कम कर दो और खूब रिसीव करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे मेरी बात? आप ऐसा मत समझो कि ये 80 हो गया तो अब ये जो 20% फेल हुए हैं, बाकी के जो 80% है वो पास हैं, लेकिन वो जो 80% है वो एक विषय में भी है, 2 विषय में भी है, तीनों विषय में भी हो सकते हैं, कंडीशनल है ना। तो क्वेश्चंस के अनुसार क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं तीसरी जगह की बात इसी में इन्वॉल्व करोगे तो बात अलग सी हो जाएगी। बट कंडीशन ये है कि जो फेल हुए हैं उसके अलावा जो बचे हैं वो पास हुए हैं। अब ये प्रश्न देखो, एक परीक्षा में विद्यार्थी 30% अंक पाता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। यदि दूसरा विद्यार्थी 40% अंक पाता है और
उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। बताइए परीक्षा में उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? बहुत आसान सवाल है। एक विद्यार्थी परीक्षा में 30% अंक पाया, 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो गया, तो यार 30% प्राप्त किया और 20 से फेल हुआ तो 20 हमने जोड़ दिया, ये पास हो जाएगा। और दूसरा विद्यार्थी 40% अंक पाया और वह उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक है, पासिंग मार्क से भी 30 अंक ज्यादा है, तो इसमें से 30 अंक घटा दो, पासिंग मार्क के क्या आ जाएगा? बराबर। तो ये दोनों के दोनों पासिंग मार्क तो ही है, बराबर हो गए। कह रहा है बताइए परीक्षा का उत्तीर्णांक परसेंट क्या है? उत्तीर्णांक परसेंट मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है? पासिंग परसेंट। पासिंग परसेंट बताएं। तो देखो यहां से अगर आप 30 और 40 का डिफरेंस लिए तो 10 और ये हो जाएगा 50, तो 10% 50 तो 100% 500, और ये जो 100% 500 आया है ना, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क, ये हमारा मैक्सिमम मार्क है। मैक्सिमम मार्क मतलब होता है परीक्षा का पूर्णांक। जैसे आप पेपर देने गए तो आपके पूरे विषय का पूर्णांक, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का पूर्णांक होता है ना, तो कुल परीक्षा आपकी 500 मार्क्स के पूर्णांक की है। अब हमसे पासिंग परसेंट पूछा है, तो आपको इतना पता होगा कि पासिंग परसेंट इज इक्वल टू पासिंग मार्क डिवाइड बाई मैक्सिमम मार्क इनटू 100। भाई पासिंग परसेंट है तो यहां पासिंग मार्क होगा। पासिंग परसेंट इज इक्वल टू पासिंग मार्क डिवाइड बाई मैक्सिमम मार्क। पासिंग मार्क कहां है? तो पासिंग मार्क्स जो है बच्चे वो ये है। तो सारा का सारा पूर्णांक 500 है। 500 का 30%, 500 का 30% 150 और 20 170 डिवाइड बाई मैक्सिमम मार्क 500 इनटू बच्चे क्या हो जाएगा? 100 इनटू 100। तो यहां से अगर काटेंगे इसको तो 5 और 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15 और 5 चौका, यानी 34% ऐसे हैं जो पास हैं। सॉरी, पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंट है, यानी पूरे पूर्णांक का 34% मार्क्स लाना पड़ेगा, आप पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएंगे। अगर मैक्सिमम मार्क पूछता तो 500। अगर पासिंग मार्क्स पूछे कि पासिंग मार्क्स कितना है 170 और पासिंग परसेंट कितना है 34, 34%। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब देखो ऐसा ही सेम टू सेम सवाल एक हम आपको करने को दे रहे हैं। रेडी हैं? करेंगे? एक अगला नेक्स्ट सवाल ये। अब जरा बताओ, आप सभी लोग इस पे ट्राई करो, कोशिश करो और बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? पैंतीस। सबका आंसर 35%। कौन सा? रख लो अभी। लास्ट टाइप चल रहा है अपना ये। 35% कितने लोगों का आंसर है? कौन सा? ये सेम सवाल उसका भी है, करा देंगे अभी।
एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से क्या होता है? फेल। एक परीक्षा में विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और कितने से फेल होता है? 50 अंक से फेल होता है, तो 50 अंक जोड़ दो, पास हो जाएगा। और दूसरा विद्यार्थी 40% अंक पाता है, अब वह उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक है, तो 50 अंक क्या कर दो? कम। तो बताइए परीक्षा उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? तो ये दोनों मार्क्स क्या हो जाएंगे? बराबर। अब देखो ये 30 और 40 का अंतर 10 और ये हो जाएगा 100, 50 50 100, तो 100% मार्क्स कितना आ जाएगा? अगर हम आपसे पूछते कि अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स बताओ, तो क्या हो जाएगा? 1000। लेकिन हमसे पूछा है बच्चे क्या? तो पासिंग परसेंट होता है पासिंग मार्क डिवाइड बाई मैक्सिमम मार्क इनटू 100। तो पासिंग मार्क यही है, तो पूरे का 30% 300 और ये 50, तो ये हो जाएगा 350 डिवाइड बाई मैक्सिमम मार्क कितना आएगा? 1000 इंटू 100 इंटू 100। तो ये तो खत्म, 0 0 खत्म, तो क्या आएगा? 35%, 35%। क्लियर है? तो 35%, दिस इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर आपका 35% है, 35% है। सही है, 35% है हमारा राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चे? सी ऑप्शन इज करेक्ट, 35%। ओके। लेकिन इस सवाल का आंसर तो आपने निकाल लिया बड़े आराम से, लेकिन इस सवाल में एक लूप होल भी है। जैसे ये सवाल आपने किया, वैसे ही ये सवाल भी है, सेम ही है। सोल्यूशन का लेवल भी क्या है? सेम ही है। लेकिन इसमें एक लूप होल दिख रहा है। क्या? वो ये है कि एक विद्यार्थी है जो 30% अंक पाया और 50 अंक से क्या हो गया? फेल। एक दूसरा विद्यार्थी है जो 40% अंक पाया और वो 50 अंक पासिंग मार्क से क्या है? ज्यादा। तो कह रहा है पासिंग परसेंट बताओ। तो ध्यान देना, जिस मार्क से वो फेल हो रहा था उतने ही मार्क्स से वो पासिंग मार्क्स से क्या है? ज्यादा। अगर ये दोनों के दोनों मार्क्स एक समान हो जाए, ध्यान रखना, यदि दोनों के दोनों मार्क्स ये सारे के सारे एक समान हो जाए, तो उस स्थिति में हमारा जो पासिंग परसेंट होता है वो पासिंग परसेंट इनका माध्यमान होता है। 40 30 70 का हाफ 35, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि ये दोनों मार्क्स क्या होने चाहिए? बराबर। जिस मार्क्स से वो फेल हो रहा था और जिस मार्क्स से वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना? अगर जिस मार्क्स से वो फेल हो रहा है और जिस मार्क्स से पासिंग मार्क्स से ज्यादा हो रहा है, अगर ये दोनों एक समान है, तो पासिंग परसेंट इन दोनों परसेंटेज वैल्यूज का माध्यमान होता है। सीधा 35% निकल जाता। ये सब नहीं करना पड़ता आपको। हाँ, लेकिन यहां मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दोनों मार्क्स सेम नहीं है, वहीं लगेगा जहां पे ये सेम है। तो ये है अपना इस प्रश्न का लहरिया कट, दिमाग में सेट रखना। लेकिन ये कब के लिए है? ये तब के लिए है जब हमारा मार्क्स सेम रहे। समझ में आई मेरी बात ना? जैसे ही सेम मिले इनका माध्यमान निकाल दो। 40 30 70 का माध्य 35, ठीक है? वरना कंसेप्चुअली तो आप जान ही रहे हो कैसे करना है, ठीक है ना? तो माइंड से स्किप तो नहीं होना चाहिए, ये बात दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। थोड़ा पर्टिकुलर सवाल के लिए एक स्पेशल केस है, मार्क्स एक समान मिले तो ही करना है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में दो विद्यार्थी शामिल होते हैं जिसमें एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक अधिक पाता है। परीक्षा में दो विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं और एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक अधिक, तो ये कितना अंक अधिक है? 9। एक परीक्षा में दो विद्यार्थी शामिल होते हैं जिसमें एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक अधिक पाता है और उसके द्वारा प्राप्त अंक दोनों के कुल अंक का 56% है। देखो,
एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी जिसमें से एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक अधिक पाता है और इसके द्वारा जो प्राप्त अंक है ना वो इन दोनों के अंक का 56% है। तो इन दोनों का मिला के अंक अगर 100% है तो ये 56% है। इसका मतलब ये कितना परसेंट है फिर? 44। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे इन लोग ये गलती कर देते हैं, कह रहा है कि पहला केस में जो विद्यार्थी है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में 9 अंक अधिक है। पहला विद्यार्थी दूसरे के केस में 9, विद्यार्थी करता है ना कि अगर ये x है तो ये x प्लस 9 है, तुरंत वो ये सोच रखता है कि अगर इससे ये 9 अधिक है तो ये x है तो ये x प्लस 9 है। मत करना बच्चे ऐसे, ये 9 अंक अधिक है मतलब बस प्लस 9 लिखो, ये 9 ज्यादा है। तो ये 9 ज्यादा है किससे? दूसरे वाले से। लेकिन इसका जो मार्क्स है ना वो इन दोनों के कुल मार्क्स का 56% के बराबर है। तो इसका मतलब ये 44 है। तो इनके बीच का अंतर क्या आया? तो 12% की वैल्यू ही तो 9 है, क्योंकि ये 56 है, 44 तो कितना अधिक है? तो 12% की वैल्यू तो 9 है। तो इनके मार्क्स पूछ रहा है, तो 12% की वैल्यू 9 है, तो अगर मैं 56% निकाल दूं तो इनके मार्क्स आ जाएंगे। तो 12% की वैल्यू क्या है? 9। एक काम करो, 3 से काटो, 3 चौके और 3 तरीका। मैं क्यों कटवाया? इसलिए काटा बच्चे क्योंकि 14 चौका 56, 14 चौका 56, तो 14 तिया, इससे फास्ट कोई चीज नहीं है। तो थोड़ा स्मार्टनेस रखिएगा। ऐसा नहीं, मैं ऐसे भी कर सकता था कि 12% 9, 1% 9/12, तो 56% 9/12 गुणे 56। लेकिन हमने क्या किया? 3 से काट दिया इसको, 4% बराबर 3, तो 14 चौका 56, 14 तिया 42। इसका मतलब ये जो 56% वाला बच्चा है वो 42 मार्क्स पाया, और ये 42 मार्क्स पाया तो ये कितना पाया? तो इससे 9 अधिक है ये, तो ये 9 कम होगा, 33। अपने आप ही क्लियर है भाई। अगर उससे 9 अधिक है तो 9 क्या है? कम है। तो 9 कम है तो कितना है? 33 है। बड़े आराम से लगा लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। मैडम बहुत दिनों से गायब थे आप, हैं? देखो, एक तरीका तो ये था, इन जनरल हमने लगा लिया, आसान सा सवाल था। लेकिन एक तरीका और था बच्चे, जो आपको इस प्रश्न में दिख रहा है, और हम पूरी मैथ्स में आपको कई बार समझाए होंगे, और हम फिर से बता रहे हैं कि ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, इसको इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे। बहुत खतरनाक चीज है ये। दोनों छात्र के मार्क्स पूछा है, और दोनों छात्र के मार्क्स के बीच का अंतर क्या है? 9। तो 9 तो केवल एक ही जगह अंतर है, यहीं पे है 9 अंतर। यहां पे कितना अंतर है? 2। यहां पे कितना अंतर है? 8। यहां कितना अंतर है? तो सोच लो चला, कितना बढ़िया लूप होल मिल रहा है, और हम यहाँ पे माथा फोड़ी किए पड़े हैं। माँ एकदम झमाझम परसेंटेज लिखे, और माँ गुड़ा भाग किए, 14 चौक 56 सब किए पड़े हैं। तो ये, मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत से हैं इस इंडस्ट्री में अध्यापक जो ये भी कहने में जरा भी कोताही नहीं करते कि ऑप्शन से हो जाएंगे। लेकिन बच्चे, सच्चाई तो ये है, सारे नहीं हो सकते, लेकिन बहुत कुछ हो सकते हैं। तो हम छोड़ भी नहीं सकते, ये एक तरीके के रूप में काम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सबको? बहुत बढ़िया सवाल था। इन जनरल भी कर ले गए, और ऑप्शंस पे भी निगाहें थोड़ा सेट करके रखो। अच्छा, ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कैसे पकड़ेंगे? तो क्वेश्चन का जो लास्ट की 1-2 लाइन होती है ना, वहीं से पकड़ में आता है कि पूछ क्या रहा है, और वो किसका मल्टीपल्स होना चाहिए, या ऑप्शंस में क्या प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए। तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन से ही अंदाजा लगता है, ठीक है ना? हम ही नहीं कहते हैं हमेशा लास्ट, लेकिन क्वेश्चन को तो पूरा ही पढ़ना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन की लास्ट लाइन से अंदाजा लगता है कि पूछ क्या रहा है हमसे, और वो क्या, किस तरह का कंडीशंस होना चाहिए। जल्दी से अटैक करो और बताओ आंसर क्या है। हर एक बच्चा लगाएगा, सब के सब। तुरंत पेन पेपर उठाओ और जल्दी से लगाओ बच्चे, और बताओ क्या आंसर होगा।
ये आप लोगों को मिला है? टेस्ट का है। ये आप लोग प्रिंट कराए हो कि मिला है? मिला है। प्रॉफिट लॉस का दे रहा हूं, इन दोनों को बंटवाओ, ठीक है? हाँ जी बच्चे, ये देखा? हाँ भी, ऑप्शन ए मतलब राजू परीक्षा पास कर गया, यही ना? चलो, कह रहा है कि 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए ना। तो मान लिया कि भैया परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो 40% यानी ये हमको पाना आवश्यक है अगर हमें परीक्षा पास करना है। अमन को पास अंक से 10% कम अंक मिले। पास अंक से 10% कम अंक मतलब कितना मिला? 36। किसको? अमन को। भाई 10% मतलब 4 कम, मतलब 36 मिले। इसका मतलब अमन तो फेल हो गए। अमन तो दांत चियार दिए, क्योंकि अमन को 40% मार्क्स नहीं मिला। आगे आओ। और विनय को अमन से इतना परसेंट कम। विनय तो और एकदम पूरा परीक्षा को निपोर दिए। निपोरना समझते हैं? हाँ। विनय इससे भी कम, 9 चौक 36, 4 कम 32। किसको भैया? विनय को बाबू। आएगा बोल रहे। राजीव को अमन और विनय दोनों से, अमन और विनय दोनों से, तो पहले अमन और विनय दोनों निकाल दो, 68। अमन और विनय दोनों से मिला दिया, दोनों का मार्क्स कितना आया? अमन और विनय दोनों से राजीव को 25% कम अंक प्राप्त हुए। 25% का मतलब हो गया 1/, तो 17 चौका 68, 17 कम हो जाएगा। इसका मतलब राजू कितने मिले? 51। भाई अमन और विनय से 25% कम अंक मिले राजीव को। 25% 1/4, 17 चौका 68, यानी 17 अंक कम मिले। तो भैया 68 में से 17 घटा नहीं पाओगे? घटा लोगे। 68 में से 17 निकालो, कितना मिला? 51। तो कह रहा है कि राजू पास की फेल? राजू पास हो गए, क्योंकि चाहिए था 40 और मिल कितना गया? 51। मजे ही मजे हैं राजू के। राजू हो गया पास। कोई दिक्कत हुई क्या? कर गया ना, बहुत आसान था यार। अब तो आप धीरे धीरे परसेंटेज की चीजों में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। ये लास्ट के 2 सवाल बचे, आओ इसमें। अब मैं इस सवाल को करने से पहले कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान सुनना। ये वो सवाल है बाबू जो तुम्हारे एग्जाम्स में आता तो है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको एलिगेशन के बारे में पता होना चाहिए। और एलिगेशन एक टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे। सिलेबस में मैंने लिखवाया होगा आपको। एलिगेशन एक टॉपिक है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर नहीं, एक कंसेप्ट है जिनको हम पूरी मैथ्स में लगाते हैं। अब आप देखिए, यहां भी आ गया। लेकिन अभी एलिगेशन हम पढ़े नहीं है, तो हम हो सकता था कि इसको ना भी रखते, वही पढ़े ही नहीं तो क्या लगाएं। लेकिन फिर भी मैंने रखा है ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना, तो एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा तो वहां इस तरह का सवाल और इंक्लूडिंग ये खुद डिट्टो सवाल हमने वहां भी रखा है, ताकि आपको समझाने में समझने में थोड़ा कंफर्ट जोन हो। तो ये ध्यान रखना कि अब हम वो सवाल लगाने चल रहे हैं जिसका कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन सवाल आता है एग्जामिनेशन में एलिगेशन बेस्ड। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत। आगे चल के हम एलिगेशन पढ़ेंगे, और जब वहां एलिगेशन पढ़ेंगे तो बड़े आराम से इसको समझ लेंगे। ठीक है ना भाई? मैं चाहता तो सवाल नहीं रखता ना, आप नहीं समझ पाते। लेकिन ये सवाल तुम्हें और कहीं मिलता, या आप घर पे प्रैक्टिस करते और पा जाते, तो लगता कि यार ये कौन सा सवाल है,
एग्जामिनेशन से आया है और एग्जामिनेशन का सवाल परसेंटेज उन्होंने पढ़ा है, लेकिन सर ने इस तरह का जिक्र नहीं किया, तो ध्यान दो। पहली बात तो ये भाव भी निकाल देनी है, हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं है, हर एक चीज़ डिस्कस कर देते हैं आपके बीच, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हुए ब्रदर तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो एक नहीं 10 सवाल का आंसर देने का सामर्थ्य आप रखते हैं। क्यों, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आप रटने लगे तो पुरानी कहावत है ना, रटंत विद्या अवंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। चाप के खाओगे डाइजेस्ट नहीं होगा, और रटोगे तो समझ नहीं आएगा। तो आपके पास हर एक चीज प्रोवाइडेड है, बस आपको उसको हैंडल करना है, प्रैक्टिस एंड रिविजन्स में रखने हैं, ठीक है ना, काम बन जाएगा अपना। अब आइए मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन ध्यान रखना एलिगेशन लगाने चल रहे हैं, अगर ना समझ में आए तो घबराना भी मत। रीजन अपने दिमाग में रखना कि सर आगे वो टॉपिक पढ़ाएंगे और उस टॉपिक में इस तरह का सवाल भी मैं कराऊंगा। आप नोट्स बना लो, जब रिवीजन मारोगे ना तो फिर आपको एलिगेशन पढ़ने के बाद कभी रिवीजन मारे ना तो आपको लगेगा कि यार ये वही सवाल था जो सर बता रहे थे, बट अब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एलिगेशन में ना ये पहली 2 क्वांटिटियां ये वो क्वांटिटियां हैं जिन्हें हम मिलाना चाहते हैं, और मिला के ये तीसरी क्वांटिटी जिन्हें हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिनको हम माध्यमान बोलते हैं। किसका माध्यमान बोलते हैं? पहले और दूसरे का माध्यमान बोलते हैं। डिफरेंस निकालो, फोर्थ और डिफरेंस निकालो, क्या मिलेगा? फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना। तो पहली राशि दूसरी क्वांटिटी, इन दोनों का माध्य तीसरी, डायगोनल डिफरेंस ये फोर्थ और फिफ्थ। तो ये फोर्थ और फिफ्थ राशि ये बताता है कि इन दोनों को अगर इस रेशियो में मिक्स करोगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। यही है एलिगेशन। लेकिन क्यों मिल जाएगा और क्या केस है, ऐसा क्यों कहते हैं हम, इन सब पे हम डिटेल डिस्कशन कहाँ करते हैं एलिगेशन में। तो बस इतना थोड़ा हिंट आप ले लो, एलिगेशन वही लगता है जहां माध्यमान मिलता है, मतलब किन्हीं 2 चीजों को मिला के जो हम एग्रीगेट माध्य पाते हैं ना वैल्यू, वहां एलिगेशन लगता है। अब प्रश्न पढ़ना, कह रहा है एक परीक्षा में x प्रश्न है, कोई परीक्षा हो रही है उसमें x प्रश्न है। अमन ने 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब बताओ अमन 25 प्रश्नों में से, टोटल प्रश्न 25 है, कितना सही दिया? मतलब 80%, क्योंकि 5 चौका 20 और 5 बचे, 80% उत्तर सही दिया। कितने प्रश्न में से? तो कुल प्रश्न 25 थे, उसमें से 80% उत्तर, 20 प्रश्न मतलब 80% सही दिया। तो अब शेष प्रश्न कितने बचे ये तो नहीं पता, क्या दिया? 60 सही दिया। और दूसरे परीक्षा में अमन 60% उत्तर सही दिया, और दूसरी परीक्षा हुई उसमें कितने प्रश्न थे नहीं पता, लेकिन उसमें हमने कितना सही उत्तर दिया? 60%। उसको कुल 66.66% मार्क्स मिले। इन दोनों का मिला के कुल वही माध्यमान कितना मिला? 66.66 की वैल्यू होती है 66 होल 2/3, याद आ रहा है? तो 6 18 की 8, 6 18 1 19, 198 में 2 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 200/3%। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे 200/3%। अब बस डिफरेंस निकालो। अब डिफरेंस निकालोगे तो 8 तारीख 24, 240 और ये 200, तो 40/3%। घटाने तो आता है ना, 6 18 180 और 200 20/3%, तो 1:2, 3 से 3 कटेगा, 20 दूना 40, 1:2। ये इनके रियल वैल्यू का अनुपात देता है। तो ये एक किसको शो कर रहा है? 25 को, 25 गुना, तो इसको भी 25 गुना 50। इसका मतलब यहां प्रश्न 50 आ गए, यहां 25, तो कुल कितने प्रश्न थे? 75 प्रश्न थे। अब इसमें हमको जहां तक उम्मीद है, अगर एलिगेशंस का अंदाजा नहीं है आप सभी को, तो इसमें थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी, थोड़ी बहुत बातें लगी होंगी, ये कैसे हो गया। तो जब बताया ही नहीं है हमने, तो हम इस पे इसलिए आपको पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं बच्चे
कि आपको ऐसा ना महसूस हो प्रैक्टिस के दौरान कि यार इस तरह के सवाल नहीं देखे। तो ध्यान रखें, एलिगेशन के बेस पर भी एग्जामिनेशन में सवाल आता है। एलिगेशन पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन बेस के सवाल वहां पे हमने रखे भी हैं, खूब ये भी सवाल रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट करके करा दिया, आप इसको नोट जरूर कर लेना अपने नोट्स में, और हेल्प ऑफ द ये एलिगेशन है आप लिख भी लेना, जिसका कंसेप्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है ना। अगर ये पूछता है कि इस दूसरे वाले सेट में कितना प्रश्न, तो 50, और कुल प्रश्न यानी x का मान तो 75। समझ आ रहा है मेरी बात? 75। नोट कर रहे हैं क्या? कर लो। यदि लीला का जन्म 29 फरवरी 1992 बुधवार को हुआ था, तो बताइए अपना 5वां जन्म दिवस किस दिन मनाएगी? उस दिन कौन सा दिन होगा? संडे। हाँ, सही नहीं बोला क्या? संडे को मनाएगी। हाँ, संडे को मनाएगी लीला। तुक्का लगाए हैं, अभी आते हैं तुम्हारे पास। अच्छा, आजकल एक बहुत 2-3 दिन से बहुत झमाझम यूट्यूब पे आक्रमण चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग कि नहीं? कितने लोग इस आक्रमण को देख रहे हैं? जरा हाँ उठाओ तो। आप लोग भी देख रहे हैं? नहीं पता? चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर बताते हैं। देखो, हम आपको पहले दिन आए थे तब भी, और क्लासेस के बीच में भी, और अभी तक में कई बार हमने शायद इस तरह का जिक्र किया होगा कि बच्चे आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई भी चीज़ होगी आपके पास, जो भी कंसेप्ट का वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द लेवल होगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अच्छे कंटेंट देंगे, डेप्थ में पढ़ाएंगे आपको, खुद पे, अपने आप पे, अपनी संस्था पे, अपने अध्यापक पे। नो डाउट एक लंबे समय तो नहीं, लेकिन 1-2 चैप्टर कंप्लीट होते होते भी आपको भी अच्छा फील होगा, आपको भी प्राउड होगा, आपको भी लगेगा कि नहीं मैं बेहतर कर रहा हूं सर, अब पहले से हमारे में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं। और हमने नो डाउट पढ़ाया है स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, तो किस मेहनत से पढ़ाया है इसको बताने की ज़रूरत तो हमको नहीं लगता कि है, ये बात आपको महसूस होना चाहिए। अभी आप रिविजन प्रैक्टिस करके लगाओगे सवाल तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आएगा। हाँ, ये बात भी सत्य है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भैया विद्यार्थी एक दिन में हीरो भी नहीं बनता ना, धीरे धीरे। लेकिन हमने आपके अपने तरफ से 100% दी। बहुत से ऐसे टीचर्स और अध्यापक जो ऑनलाइन में हैं, जो अपने आप को बहुत अफलातून बनने का प्रयास, मार प्रोटोकॉल, रील्स, वीडियोस, तमाम प्रकार का सोसाइटी में चीज़ें फैलाते हैं, आज वो अपने पैर पे अपने ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। मतलब ये आज सारा समाज का विद्यार्थी देख रहा है इस चीज़ को, यूट्यूब पे खूब आक्रमण चल रहा है। 2 टीचर 3 टीचर्स आपस में खूब लड़े हैं, एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं। मैं बता दूं, ये चीज आप अब देख रहे होंगे, और अब कुछ वीडियोस बहुत डिटेल में भी बनी हैं, उसको भी देखिएगा आप लोग। आपको अंदाजा लगेगा कि ये बस खाली नामे बनिया कच्ची दाल बस बिक ही रही है, लेकिन उसके पीछे का जो बच्चे के साथ और बच्चे के इमोशंस के साथ खेला जाता है ना, वो अंदाजा आपको होगा भी नहीं। आज मौका है तो मैं भी बोल रहा हूं आपको कि आप भी इस चीज़ को समझना चाहिए, विद्यार्थियों को समझना चाहिए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, विद्यार्थी एक प्राणी ही ऐसा है ना कि जब आता है इस इंडस्ट्री में या अपने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फील्ड में ना, तो विद्यार्थी है ना, उतनी उसकी समझ नहीं होती है, वो थोड़ा इमोशनली हो जाता है। यही तो कारण है कि विद्यार्थियों के साथ कभी कभी चीटिंग्स भी हो जाते हैं और बच्चे को पता भी नहीं चल पाता, और जब तक पता चल पाता है ना तब तक बहुत लेट हो जाता है। और यही सब कर रहे हैं। आप देखें ना, वो जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें 1000 बच्चों का परमिशन था और 10 से 5 का परमिशन था,
लेकिन लोग बच्चों के साथ क्या मजाक किए हैं कि प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो, और कर करके 1 लाख बच्चे को बुलाओ, 1.5 लाख बच्चों को बुलाओ, 7-8 हज़ार 10,000 बच्चे आ गए, न उनके रहने का, न उनके खाने का, न किसी चीज़ का व्यवस्था, और शिक्षक पहले ही भाग निकले और उसके बाद एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और वहाँ पे नाराज़गी इस बात पे हो रही है कि हमको फ्रंट पे नहीं आने दिए, हमको माइक नहीं पकड़ने दिए, हमको बोलने नहीं दिए, और अपने अपने रील्स में बिजी थे सब। कोई पुलिस से बात करते हुए रील बनवा रहा है, कोई बाउंसर के साथ चलते रील बनवा रहा है, कोई वहाँ डंडा लेके घूम के रील बनवा रहा है। भाई वाह, आपके लिए नया हो सकता है, मैं तो जानता हूँ, एक एक चीज़ जानता हूँ। मैं तो 8 साल तो मुखर्जी नगर में ही रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ जो शराफत का चादर ओढ़े, और वो कहते ना शराफत का चादर ओढ़े ना, वो सज्जन लोग बैठे हुए हैं, यही है। लेकिन खैर, अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में बोलना। आज खुद ही अपनी ही चीज़ों में ऐसे उलझे पड़े हैं कि पूछो मत। एक दूसरे पे ब्लेम, एक दूसरे का एक एक चीज़ को अटेम्प्ट करना, लांछन लगाना, तमाम चल रहा है। आप समझ रहे हैं कि शिक्षक समाज को ये चीज़ शोभा देती है? लड़े पड़े हैं। और कल मैंने भी कुछ वीडियोस बहुत लंबे समय तक देखा हमने कहा चलो अच्छा बढ़िया है, देख सुनते हैं भाई क्या क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। और वास्तव में यही हो रहा है। और उन बच्चों को, लड़कियों को बुलाया गया, गर्ल्स बॉयज सब आए, उनको ना रहने का ना करने का, पुलिस अटैक करी, बच्चे को चोट लगी। अब चोट तो दिखा नहीं रहा है कोई, कई बच्चों का सर में बहुत गंभीर चोट लगी है। और यहाँ फलनवा ढमकवा सब माहौल बनाए, रील्स में लगे हैं। शायद आपका बैच था या किसी का बैच था नहीं पता, कि इसमें मैंने जिक्र किया था कि एक बार रील्स बना दिया और 10 मिलियन 5 मिलियन व्यूज आते हैं, उस पर लाखों लाख के पेमेंट आते हैं इन लोगों के पास। आपको अंदाजा भी नहीं है आपके इमोशंस के साथ कितना खिलवाड़। आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि उत्कर्ष या इंक्लूडिंग पीडब्ल्यू, अब तो दोनों एक ही हो गए हैं। इन दोनों में अभी तो हम पीडब्ल्यू को धीरे धीरे जानेंगे ब्रदर, क्योंकि वो दोनों मर्ज हो गए, अब तो यहाँ तो साथ ही चल रहे हैं। लेकिन उत्कर्ष में तो, पीडब्ल्यू में तो हम लोग अब ना मतलब मिक्स हो गए तब ना इंटर किए, नहीं तो 3 साल से हम उत्कर्ष के साथ काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उत्कर्ष की तरफ से नॉर्मली कुमार गौरव सर इस बार गए थे, लेकिन वो कितनी सज्जनता से जाके मिल के बच्चों से वो वापस भी चले आए थे, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल, उत्कर्ष के प्रोटोकॉल में ये चीज़ है ही नहीं कि हम जाकर के प्रोटेस्ट करें और हाय हाय बोलें। क्यों? पता है कितने विद्यार्थियों के ऊपर FIR हुआ है? हमारे रोकटे खड़े होते कि बताओ उन बच्चों ने क्या ही बिगाड़ा था? FIR। और कहाँ गए वो गुरुजी जो महासंग्राम छोड़ने बैठे थे? सिर्फ यही अपना कोर्स बेचने में, अपनी पॉपुलरिटीज में मौका मिला है तो न्यूज वाले भी TRP इकट्ठा करते हैं। ये भी इनको मुद्दा मिला, ये भी TRP इकट्ठा कर रहे हैं। ये कर लो TRP इकट्ठा, 1-2 साल के लिए चलेगा बढ़िया। सच बताऊं यही चल रहा है। मैंने कहा ना कि बहुत कुछ अपने पास बोलने को है, मैं भी आगे बहुत कुछ बोल सकता हूं, कह सकता हूं, लेकिन हमारे संस्था के प्रोटोकॉल में नहीं है, तो हम इन सब चीज़ें में अब मैं खुद भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। रीजन क्या है ना, लोग अपनी जुबान खराब कर लेते हैं। बताओ, गाली तक की करने की बात कर रहे हैं लोग यूट्यूब पे आके, टीचर्स। अरे भैया तुम मास्टर हो कि तुम टीचर हो, भगवान जाने, इंसानी खराब क्या ही बोले हम। लेकिन फिर भी बोल पाना अच्छा बुरा इसलिए गलत है क्योंकि भाई कोई कितना भी अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, लेकिन कुछ की फैन फॉलोइंग होती है ना। जैसे मोदी जी लाख गलत कर लें लेकिन फिर मोदी है मोदी चिल्लाएंगे, भले शाम को सुबह खाए शाम को ना खाए लेकिन मोदी है मोदी चिल्लाएंगे। तो होता है कुछ लोगों का ब्लाइंडनेस वाला फीलिंग्स और प्रेम कि भाई हमारे गुरुजी से है, तो वो तो करते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे अब हमको ऐसा लगता था, आज से 2 साल पहले से ही लग रहा था कि विद्यार्थी अब थोड़ा पहले की तुलना में ना ज्यादा समझदार हो गया है। पहले बच्चे, पहले का समय मतलब आज से 10 साल पहले अगर ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होता ना तो भाई महासंग्राम छिड़ चुका होता, क्योंकि उस समय का बच्चा ना ब्लाइंड पागल था। पागल नहीं,
मतलब वो समझ लो क्या बोलते हैं, पन्नी पैक पागल वाला कहानी था, मतलब खतरनाक लेवल का पागल। अब तो बच्चा थोड़ा समझदारी दिखाने लगा है, नहीं उस समय के ऐसे बच्चे पागल थे। और यहां सब कोर्स बेच बेच के मजे काट रहे हैं। और हम क्या ही बताएं, जाने दो, बहुत डेप्थ में बात नहीं करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शिक्षक समाज है, अपनी गरिमा अपने पास ही होती है, हम जैसा चाहेंगे वैसा बनाएंगे। लेकिन देख रहा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी देखिएगा, ये सब चीज़ें ज़रूरी है ना। लोग हम लोग को भी तो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब विद्यार्थी समाज को तो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आप इनको देखिएगा, इनको समझिएगा कि नहीं वास्तव में चीज़ें हो क्या रही हैं और हम क्या करने आए। दुनिया बच्चे अपने बारे में सोच रही है, तुम घोचू आदमी है जो दूसरे के बारे में सोच के उसको उठा दे रहा है। और तुम्हारे बारे में होना कुछ नहीं, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे पढ़ने से मिलेगी और किसी के पढ़ने से नहीं मिलेगी। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बहुत लोग गांव में पढ़ के ही बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत लोग शहर में पढ़ के भी गांव को वापस हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। तुम्हारी मेहनत से सब कुछ है, इसलिए हम तो पहले भी कहते थे, अभी भी कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अब जानते हो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने किस में बोला था, शायद आप ही वैसे बोला था क्या कि बीएड भी एलिजिबल करने वाले हैं। मतलब गवर्नमेंट इस समय एलिजिबल करने वाली है कि कोचिंग भी वही पढ़ाएगा जो बीएड है। हाँ, आने वाले समय का अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में बीएड भी वही शिक्षक, कोचिंग शिक्षक भी वही होगा जो बीएड किया होगा। और तो और सुनो, कोचिंग का शिक्षक वही होगा जो 4 से 5 साल स्कूलिंग विद्यालय में पढ़ाया हो। लो तो फिर खत्म, जितने भी ये भी अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत से लोग की चटनी हो जाएगी। रीजन, भाई हमारा एम नहीं है बीएड करने का, हम नहीं कर रहे, हमको नहीं जाना है। जैसे मैंने बीटेक किया है, फिर उसके बाद पीजी भी करी है, तो पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन हमने बीएड तो नहीं किया, मैं तो नहीं किया, हमारा तो भले पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं तो बीएड नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं बनना था हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, एलटी ग्रेड, फलना ग्रेड का मास्टर। हमारा बीटेक था तो हम थोड़ा अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमने तो नहीं किया। तो हम क्या, हमारे जैसे पता नहीं कितने बैठे हैं। तो अगर गवर्नमेंट पागल हो गई तो अलग लेवल कहानी। तो यही सब चल रहा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वीडियो जरूर देखना, बट कंक्लूजन क्या है कि अपनी पढ़ाई करनी है, कोई किसी का नहीं है, कोई इमोशन फिमोशन पे अपनी पढ़ाई करो, पैसा लेके को पैसा सब लेगा, हमको पढ़ाएगा, हम यहां पढ़े कहीं और पढ़े। शिक्षक हर जगह बढ़िया होते हैं, नाम ही बनिया कच्ची दाल। आप लोग कम जानते हैं, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं। एक परीक्षा में, देखो इधर आओ, तो लास्ट सवाल, एक परीक्षा में राहुल को राणा से 10% कम अंक प्राप्त हुए। किसको कम मिले? राहुल को। किससे भैया? राणा से। 10% कम राहुल को, राणा से 10% कम, मतलब ये 10, तो ये 9। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे, राणा को विनय से, राणा को विनय से 25% ज्यादा अंक मिले। राणा को विनय से 25% ज्यादा, 25% 1/4, तो अगर ये 4 है तो ये 5। और विनय को राजीव से, मतलब विनय को राजीव से 20% कम मिले, तो अगर ये 5 है तो ये 4। यदि राहुल 500 अंक में से 360 पाया, अच्छा 360 कौन पाया? राहुल। तो बताइए कि राजीव को कितने प्रतिशत नहीं, कितने अंक मिले? ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये तो सक्सेसिव हो गया, याद है ना, राहुल राणा, राणा विनय, विनय राजीव, क्रम से चल रहे हैं ना। देखो, राहुल राणा, राणा से विनय, विनय से राजीव, क्रम से। तो आप देखेंगे तो ये 4 से 4, 5 से, तो यहां 9 और, लेकिन देखो ये तो नंबर काटा, लेकिन आपको सक्सेसिव में पता है ना, इनिशियल और फाइनल बचता है। देखो, राणा से राणा भी खत्म, विनय से विनय, तो क्या मिलेगा? राहुल और राजीव। तो ये राहुल है या राजीव? और राहुल का मार्क्स 300, 9 चौक 36, 40 गुना, तो राजीव का मार्क्स बच्चे 400। इसका मतलब एग्जामिनेशन के सवाल किस पे आ रहे हैं? सक्सेसिव पे भी आ रहे हैं।
अब सक्सेसिव में आप ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं पढ़ा है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। स्टार्टिंग में पॉपुलेशंस में सक्सेसिव का अलग से सवाल किया, उसमें तमाम केसेस बताए कि क्या क्या कंडीशंस आते हैं सक्सेसिव में। तो ये सारे के सारे केस आपके जो थे बच्चे हमारे तरफ से परसेंटेज, बाप रे काफ़ी दिनों से चल रहा था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आज हम लोग किनारे नैया लगा ही दिए इसका। तो आज मेरे तरफ से ऑफिशियली आपका जो परसेंटेज है वो कंप्लीट है। अब हमारा बात ध्यान से सुनना, घर जाओ, एक आध दिन का समय लो, आपके पास कल सैटरडे के बाद संडे भी है। इन समय में अपने पूरे परसेंटेज का कंसेप्ट का डेप्थ लेवल और पूरा वैरायटी ऑफ टाइप अच्छे से रिवाइज करो। देन स्टार्ट राइट नाउ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो। क्वेरीज आए एक आध दो जैसे भी आए थोड़ा बहुत करके पूछ भी सकते हो आप, ठीक है ना। कोशिश पहले ये करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होकर लगाने का प्रयास करो, जल्दी हारी नहीं मानो। फिर भी उलझता है तो आप पूछ सकते हो। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन अब आज तो नहीं, कल ही शुरू कर पाएंगे। एक दो बच्चों का डाउट था वो मैं होल्ड किया है, कल मेरे को देना तो मैं करा भी दूंगा उसको। क्या कह रहे थे? हाँ इसमें से 130 अरे 130 नंबर बताए नहीं, मैं आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क। तो ऐसा तो हर होमवर्क दिया था मैंने जो आपको नहीं आया, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। कोई भी एक होमवर्क हो जो आप लोग लगाए हों तो कोई बात नहीं, करा देंगे इसको, ठीक है ना। जो होमवर्क दिए हैं वो और जो भी है, बट एक बार पहले आप लोग रिवाइज करके थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट करने की कोशिश करिए। ये तो अपने हाथ में, ये तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। बाकी कल हम नए टॉपिक शुरू करेंगे, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चे एकदम फ्रेश माइंड से कल आना, सारा पढ़ के रिवाइज करके, ठीक है ना। बाय, टेक केयर।